डॉक्टर साहब, जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच बना दिया है। ये जो नया आईनी बेंच, इसको क्या चैलेंजेस दर्ज पेश होंगे? ये अभी चलेगा मामला, बहस तकरार होती रहेगी, इस पे चलता रहेगा मामला। लेकिन जो मैंने बात पहले भी कही थी, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अब ये मामला जो हैं ये ईवानों में और अदालतों में है। सबसे जो इस वक्त जो मुल्क की हालात में जो एक बेहतरी हमें नज़र आ रही है, बेहतरी तो खैर ज़ाहिर है इश्यूज़ हैं, बड़े कानूनी और आइनी इश्यूज़ हैं जिनका भी जवाब आना है। लेकिन असल जो बात है वो ये कि सड़कों पे एहतजाज नहीं हो रहा, जो एक जिसे कहते हैं ना कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टर्मोइल हमें नज़र आया पिछले कुछ अर्से में। अब जो भी है वो अदालतों में, ईवानों में तय होना है। उसके ऊपर यह है कि जो इस हुकूमरान सेटअप में लोग हैं वो भी खुश नहीं हैं। खुश इस पे ये जो है ना 1985 का जो ऑर्डर है, पॉलिटिकल ऑर्डर, जो कि ख़त्म हो चुका है, जो एक्चुअली ख़त्म हो चुका है, तो वो इस बात की देखें, ये जो बात पहले चल रही थी ना इलेक्शन से पहले कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म होंगे, तो मियाँ साहब तो नहीं हुए। फिर ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से था कि बिलावल होंगे, बिलावल भी नहीं हुए, शहबाज शरीफ साहब हुए। अच्छा, अब जो कुछ इस सेटअप में मौजूद लोग हैं जी, वो ये बार बार ये बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको तहरीक इंसाफ रद्द कर रही है सिरे से। वो कह रहे हैं कि जी इनकी कोई डील हो रही है, वो कह रहे हैं सवाल ही पैदा नहीं होता हमारी डील किसी बात पे हो, हमारे जो है वो तो हमारे में तो मुकदमात हैं और मामलात ख़राब हैं और ये हो। अभी पिछले दिनों में सुन रहा था, मैं ज़्यादा उसमें नहीं, मैंने कहा कि डील या नो डील ये कोई इशू नहीं है इस बहस का, लेकिन उनकी तरफ से बार बार बात हो रही है कि जी सहूलत दी जा रही है। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि जो इस सेटअप में लोग मौजूद हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा यार, मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा जी आप मुतमईन सुकून, तो एक वो बात ये भी कह रहे हैं कि अब हमारी ज़रूरत नहीं है, हमने जो काम करना था वो तो हमसे करवा लिए, तो अब इस बात की क्या गारंटी है कि ये कवानीन हमारे ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होंगे। मतलब उन्होंने काम कर दिया ना, कानून साजी हो गई, सारे कानून बन गए, ये हो गया, वो गया, तो अब जो है इस बात की क्या गारंटी है? मतलब उनको कोई गारंटी है? उनके पास गारंटी तो नहीं है ना। तो मतलब अब जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बात हो रही है कि नाराज़ हैं या भी, मतलब अभी मैंने आपसे कहना कि ये जो पॉलिटिकल सेटअप अरेंजमेंट है ना, उसके लिए टर्बुलेंस है इसमें, क्योंकि उनके पास क्या कोई गारंटी है? ये बात मैं हमेशा पहले इलेक्शंस के बाद जब नतीजे आए थे तो मैंने भी उनसे ये बात पूछी थी। उस वक्त मैं बार बार कर रहा था कि क्या इसमें ऐसी चीज़ है जो कि एक गारंटी है कि भाई ये ऐसे होगा और ऐसे नहीं होगा, और मियाँ साहब उसमें सदर क्यों नहीं बने, और ये कैसे सारा। तो अब उसमें यह है कि अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कल बात भी हुई कि काबीना में कोई चेंजेस वगैरह शायद होने हैं, तो लेकिन शहबाज शरीफ साहब देखें, दूसरी बात यह है कि अच्छा ये नहीं भी हो सकता, ये भी हो सकता है कि उनकी खाम ख्याली हो, इस अरेंजमेंट में मौजूद लोग और सिक्योर हो गए हों, लेकिन वो एक जिसे कहना चाहिए ना कि मतलब ये मेरा जज और तुम्हारा जज वाला दौर नहीं है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है अब, ठीक है ना। ये जो है ये बिल्कुल आप समझें कि ये अदलिया के अंदर एक जो है ये एक मामलात हैं मुख्तलिफ जज साहबान के, और उसमें जिन जज साहब को किसी मामले के ऊपर इख्तलाफ है तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसको कभी अपनी तरफ समझती है, कभी दूसरी तरफ समझती है, वो जज साहबान के आपस के इख्तलाफ है। अच्छा, ज़ाती इख्तलाफात तो नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, लेकिन यह है कि जो कानूनी राय में इख्तलाफ है वो तो एक डिबेट होती है ना उस पर, तो कि भाई वो इख्तलाफी नोट लिखा और ये सारा, वो तो अच्छी बात है सारी। अब ये कि वो आने वाले दिनों में जो है वो क्या हिकमत अमली होगी, कैसे ये आगे चलेगा मामलात, और अब इकॉनमी के इश्यूज़ हैं, अब जो हैं वो सामने बाकी सिक्योरिटी के मामलात हैं, फॉरेन पॉलिसी है आपके सामने, बड़े इश्यूज़ हैं मुल्क के। तो ये अगर तो वो शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है कि अगर तो ये
काबीना को शायद वो उसमें वो उन्होंने कहा कि दोस्तों को आना चाहिए, गालिबन पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा था। पीपल्स पार्टी का मतलब है कि अभी मैंने आपसे कहा ना कि ये जो पॉलिटिकल हमारी एलीट है ना, उसके पास ये मैं आपको बिल्कुल ये बात बता रहा हूँ कि उनसे मेरी बात हुई तो वो खुद भी परेशान है, क्योंकि 90 दिन वाला जो है जी ये तो आप देखें ना, ये तो नए वाला हो गया ना, उन्होंने बड़ी मुश्किलों से ख़त्म करवाया था ना 90 दिन और ये सारा, तो 90 दिन फिर इसमें जो है वो मौजूद है। तो वो एक उनके अंदर एक जो है वो परेशानी है, ठीक है। गाजरी तो खाई हुई है ना बहुत से लोगों ने। अच्छा, वो अक्रॉस द बोर्ड खाई हुई है, वैसे अक्रॉस द बोर्ड वो हर तरफ, इधर से इधर, उधर से, मैं हमेशा कहता हूँ ना सूरजमुखी के फूल जिधर जो सूरज चलता पीछे पीछे साथ साथ। तो असल बात ये है कि अकाउंटेबिलिटी होगी तो ये मुल्क की मईशत ठीक होगी, और मईशत के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी आ जाए, जी फैसले अदालतें जो हैं वो उनके फैसलों पे अमल दरामद होगा। अब वो कौन से जज साहब किस बेंच में चले गए या क्या, मतलब मेरा तो कोई आईनी मामला नहीं है फ़िलहाल, ठीक है ना। मेरा तो मामला जो है मतलब आम पब्लिक का मामला, आईनी बेंच में जाना है या आईनी बेंच में नहीं जाना, मतलब ये तो मामला मेरे ख्याल से उनके उसमें नहीं है। तो ये अब आईनी बेंच कैसे बनेंगे, कौन से जज साहब कहाँ पे होंगे, क्या, या तो इसमें एनर्जी अपनी ज़ाया की जाए, या ये कि एक बिगर पिक्चर पे, मतलब ये नहीं कह रहा कि ये इश्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है या इनको डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कम से कम अपना जो थोड़ा बहुत जो रह गया दिमाग उसको इन मामलों में बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाह रहा कि किस बेंच में कौन से जज हैं, तो वो क्या राय रखते हैं, तो ये उनका फैसला पहले आया था लेकिन बाद में ऐसे आ गया था, फिर उससे पहले ऐसे आ गया था। तो ये सारे जज साहिबान काबिल एहतराम है, और ये अगर उनके अंदर कोई मामलात हैं तो वो खुद देखेंगे, और क्या कोई चैलेंज होती हैं, पिटीशन जाती हैं, फैसले होते हैं, क्या होता है ये भी देखते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन ये है कि हुकूमत ने काम करवा लिया, लेकिन हुकूमत जो है उसने काम तो करवा लिया, लेकिन वो अब ये कह रहे हैं कि अब ये काम तो सारा हो गया ना हमारे हाथ से, तो अब हमारी हो सकता है कल ज़रूरत ना हो, और हो सकता है ज़रूरत हो अभी फ़िलहाल रहे, क्योंकि साथ साथ वो ये भी बात कर रहे हैं ना कि अली मीन गंडापुर के थ्रू, अली मीन गंडापुर कहते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता, कहने मामला उनके कहीं, मतलब ये बात गुजरा कर रहे हैं, मैं इसलिए अब दोहराना। तो ये बहरहाल एक ऐसे मामला, असल बात ये सड़कों के ऊपर घेराव जलाओ, बिजली गैस बिल्स, आपकी अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड, और आपकी खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी और सोशल अनरेस्ट ना पहले, ये हैं बुनियादी इशूज़। ये कैसे अब होते हैं, ये एक चैलेंज है रियासत के लिए, तमाम मुल्क के लिए चैलेंज है कि ये मामलात कैसे हम इससे गुजरते हैं। आज जनाब इस वक्त जो है वो धड़ाधड़ वोटिंग हो रही है, और वोटिंग जो है वो अमेरिकन इलेक्शंस के लिए वो वोटिंग जारी है, और वहाँ पर जो है अमेरिका में ये जो हमारा पिछले दौर में ये होता था ना कि वो हर शहर में, हर कस्बे में, हर देहात में, हर गांव मोहल्लों में वो फैसला जो है वक्त टाइम क्या हो रहा है, तो उसका वो फैसला ज़ाहिर है सूरज के हवाले से ही करते थे। जवाल का वक्त है, ठीक है ना, दोपहर मतलब सेपहर, ये सारा सूरज के हवाले से ही टाइमिंग को करते थे। लेकिन उसके बाद जब ये रेलवे और टेलीग्राफ और ये दुनिया ने थोड़ी सी आगे बढ़ी दुनिया, तो 1884 में फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने बाकायदा एक मीटिंग हुई, और वो मीटिंग जो है वाशिंगटन में हुई, एक कॉन्फ्रेंस, और उसमें उन्होंने ये तय किया कि 24 टाइम जोन्स होंगे दुनिया के, और जो है वो हर टाइम जोन जो है वो 15 लॉन्गिट्यूडनल, ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये वो उसके हवाले से वो टाइम जोन जो है वो दुनिया में होंगे। अच्छा, और ग्रीनविच का जो लंदन के मज़ाफ़ात में ही एक बड़ा खूबसूरत सा एक जगह है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी ऑब्जर्वेटरी भी है, और ये सारे वहाँ पे, तो वहाँ से वो उन्होंने ज़ीरो जो है ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको GMT कहते हैं,
और उसको उस पर रखा, उसको एक पैमाना बनाया और उसके बाद जो है वो 24 घंटों में गर्दिश मुकम्मल होती है। तो वहाँ से ज़ीरो करके और उसके बाद जो है अब वो UTC भी एक सिस्टम है, दूसरा सिस्टम भी है, लेकिन मैं इसको चूँकि ज़्यादातर GMT का जिक्र हो रहा होता है तो ये है कि मशरिक इस तरफ जाएं, अगर मशरिक में जाएं, अब सारा डिपेंड करता है कि किस तरफ। यानी अगर मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में है तो मशरिक वस्ता के मुल्क जो हैं वो 2 घंटे पीछे, 4 घंटे पीछे, बरतानिया इतने घंटे पीछे, इसी तरह से चल रहा होता है ना। भारत इतने घंटे आगे, बांग्लादेश इतने घंटे आगे। अच्छा जी, वो मतलब ये इस तरह से हम पाकिस्तान में देख रहे होते हैं टाइम, इंडिया में भी ऐसे देख रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो इतनी देर पीछे है, बांग्लादेश इतनी देर आगे है, वो इसी तरह से पूरी दुनिया चल रही होती है। और फिर उसमें जो इंटरनेशनल एक अगर हम इसमें देखें, ये 4th स्लाइड हम देखें तो फिर ये है कि एक प्राइम मेडिटेरियन, ये सारी जो है ना एक आप समझें कि एक तस्वुराती सी लाइन है, ये दरमियान में जो पैसिफिक से ये गुजर रही है बीच में, ठीक है ना। और ये सॉरी, ये दरमियान में ब्लू नहीं, वो जो रेड है, वो कोने पे जो रेड लाइन है, इस तस्वीर के बिल्कुल कोने पे जो टेढ़ी मेढ़ी सी रेड लाइन है ना, बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी सी, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, वो टेढ़ी मेढ़ी सी डेट लाइन जो रेड कलर की है, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये ऊपर से ऐसे टर्न हुई और ऐसे करके जो है ना, नहीं अभी इसमें भी नज़र नहीं आ रही, वो ये कोने पे है, कोने पे, इसमें भी कोने पे है, ये जो रेड कलर की है ना, ऊपर से जो ब्लैक शुरू हो रही है और फिर अभी इसमें भी कोने पे है। माजरत हमारे पास ये जो कोने में है ना, ये जो एक रेड लाइन शुरू होती है फिर वो टेढ़ी हो जाती है, ये जो दरमियान में है ना, इसको तो छोड़ दें आप, मैं उसकी उस लाइन की बात कर रहा हूँ, ऐसे चलती है, ऐसे, वो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये तस्वुराती लाइन है। ये जो लाइन है ना, इस लाइन से इधर चले जाएं, अगर इस लाइन को इधर चले जाएं या इधर आ जाएं तो पूरा एक दिन तब्दील हो जाता है। यानी हम जो अपना जो टाइम रखते हैं तो उस टाइम को जो है हम ऐसे रखते हैं, ये वो लाइन है, ठीक है। इसको हम ऐसे रखते हैं कि जी हम अगर इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो अब देखें ना, वो न्यू ईयर की तकारीब शुरू होती हैं तो हम कहते हैं सबसे पहले वो न्यूजीलैंड में शुरू हुई और उसके बाद यहाँ हुई और उसके बाद हम यहाँ हुई और उसके बाद वो आखिर में अमेरिका में जाके न्यू ईयर आते। लेकिन वो इसलिए होता है कि हमने तय किया हुआ है कि हमने टाइम को इस तरह लेके चलना है, यानी मशरिक से मगरिब की तरफ लेके चलना है, क्योंकि अगर हम इस लाइन के फ़ौरन उस तरफ चले जाएं तो हम एक दिन पूरा एक तारीख चेंज हो जाएगी, तो हम वो तारीख चेंज नहीं करते, वो घंटों के हिसाब से चलते चलते हम यूं ऐसे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब तो इसीलिए वो जो लाइन है, ये जो तस्वुराती लाइन है, इसको जब क्रॉस करते हैं तो बड़ा अजीब सा वहाँ से सिलसिला होता है। यानी अगर आप मिसाल के तौर पे अगर आप चाइना से यानी चाइना के बिल्कुल सामने अमेरिका है, बज़ाहिर हमें लगता है कि वो चाइना है, वो अमेरिका है, लेकिन चाइना के बिल्कुल उस तरफ जो है वो तो रशिया के बिल्कुल साथ ही अमेरिका जो है, अमेरिका है अलास्का के साथ। लेकिन हम बात करते हैं वो पता नहीं रशिया कितनी दूर है अमेरिका से, हालांकि बिल्कुल साथ बॉर्डर, वो बिल्कुल आप यहाँ से देखें तो ये येलो कलर का अलास्का है और ये रशियन फेडरेशन रेड है, इनके दरमियान बिल्कुल इधर से खड़े होकर पत्थर फेंकें, चीख मारें तो उधर आवाज़ सुनी जाएगी, ये छींक मारें तो अल्हम्दुलिल्लाह की आवाज़ वहाँ से आएगी, ठीक है ना। तो बात ये है कि ये, अच्छा अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो अमेरिका है वहाँ पर ये समझ में आए बात हमें कि वहाँ पर जो रियासतें हैं या वहाँ पर जो टाइम जोन्स हैं वो 6 हैं, 6 टाइम जोन्स हैं। और ये उनके जो टाइम जोन्स हैं ये पैसिफिक, सेंट्रल, माउंटेन, ईस्टर्न, अलास्का और हवाई। अच्छा, अलास्का और हवाई को मिला लें तो 6 हैं, और अगर वैसे हम देखें तो वो 4 उनके। तो अब होता ये है कि जो सबसे पहले वोटिंग है वो शुरू हो जाती है मशरिकी रियासतों पे, यानी जो ईस्टर्न कोस्ट पे जो रियासतें हैं वहाँ सबसे पहले वोटिंग शुरू हो जाती है और ख़त्म भी होती है। और पैसिफिक जो है, अच्छा फ़र्क मैक्सिमम 3 घंटे का है, यानी मैक्सिमम फ़र्क जो है वो ये है कि ईस्टर्न कोस्ट पे 5 बज रहे हैं तो वहाँ जो मैक्सिमम जो वेस्टर्न कोस्ट पे यानी पूरे उसमें अगर देखें तो जो है वो अच्छा ये 6 हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी करेक्शन इसमें ये कर दूं कि अगर वैसे हम अमेरिका का पूरे अमेरिका रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका का टाइम जोन देखें तो 11 हैं, क्योंकि उसमें फिर वो गुआम के जज़ायर वज़ायर भी आ जाते हैं ना, उनको भी ऐड करते हैं। लेकिन हम अभी ये यूएसए की बात करें जहाँ, तो वो है तो ईस्टर्न कोस्ट पे पहले स्टार्ट हुई पोलिंग और पहले ख़त्म हो गई,
और जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ देर से शुरू हुई और देर से ख़त्म हुई। तो वहाँ से जो नताइज आ रहे होते हैं, ईस्टर्न कोस्ट से नताइज आ रहे होते हैं, उनका असर जो है वो वहाँ पड़ता है। यानी जो मगरिबी कोस्ट पे रियासतें हैं वहाँ पे उनका असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात जो है, तो अच्छा वो जीत रहा है वहाँ, वो जीत गया, यहाँ भी वोट कास्ट हो रहे हैं, तो वहाँ से आना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा जी। तो बहरहाल अभी तक सूरत हाल कि जब हम ये बात गुफ्तगू कर रहे हैं तो पोलिंग हो रही है, और पोलिंग जो है भी ख़त्म होगी, और कल तक कोई क्लैरिटी आएगी कि वो उसमें रात को ही ऐलान हो जाता है या दिन में ऐलान होता है सुबह तक, या ये है कि ये ऐलान ताख़ीर से होता है, कितने दिन बाद होता है, कैसे होता है। लेकिन ये कि मैंने आपसे कहा ना कि ये पोलिंग जो है वो वहाँ देर से ख़त्म होगी पैसिफिक पे, और बैटल ग्राउंड जो हैं वो बैटल ग्राउंड कुछ इधर हैं, कुछ ज़्यादातर ईस्टर्न कोस्ट पे हैं, ज़्यादातर इधर हैं, ये नहीं जो ईस्टर्न कोस्ट है उनका। और जो वेस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट वो है जो कि अटलांटिक के साथ है, जो बहरे ओकेनियस के साथ है, और वेस्टर्न कोस्ट वो है जो कि उनका पैसिफिक ओशन के साथ है। और ये दोनों जो कोस्ट हैं इनके दरमियान फिर पोलिंग का एक सिलसिला जो है वो शुरू होता है। तो अभी आपके जहन में आया ना कि वो ईस्टर्न टाइम और जो है पैसिफिक टाइम और ये सारा, तो ये जहन में रखें कि ये जो सेंट्रल, ईस्टर्न और सेंट्रल अमूमन साथ ही होता है, तो ज़्यादातर ईस्टर्न टाइम या वेस्टर्न टाइम ज़्यादा इस तरह से बात हो रही होती है, पैसिफिक टाइम। अब यह है कि इसमें आखिर वक्त तक, बिल्कुल आखिर तक तल्ख गुफ्तगू, इल्ज़ामात, सारी बातें, और बिल्कुल ऐसे वही जो बात मैं एक अरसे से कह रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसे है कि ट्रंप या कमला हैरिस, यानी बिल्कुल ये टाई पड़ा हुआ है इस वक्त। अभी मैं वो बात नहीं करना चाह रहा कि इलेक्शन टाई हो गया तो क्या होगा, उस पर कल बात करेंगे। टाई हो गया तो भी तो क्या कहानी होगी, टाई पड़ गया तो फिर क्या होगा ठीक, ये भी इम्कान आते हैं, उस पर कल बात करेंगे। मेरा ख्याल है अभी तो देखते हैं कि नतीजे क्या आते हैं। लेकिन ये है कि ये इसमें जो है वो जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, कैमला हैरिस के लिए तो एक आम सी बात है कि वो कंटिन्यूशन होगी काफ़ी हद तक बाइडेन इंतज़ामिया की पॉलिसीज़ की, लेकिन कैमला हैरिस बहुत कुछ तब्दील करने की कोशिश भी करेंगी। कैमला हैरिस की अभी तक जो है वो फॉरेन पॉलिसी के खदोखाल हमारे सामने नहीं है। क्या वो बाइडेन इंतज़ामिया का अच्छा या बुरा अपने सर लेके चलेंगी, या उसको वो ख़त्म करेंगी, या कोई और रास्ता अपनाएंगी। ट्रंप जो है उनके आने से दुनिया परेशान है, क्योंकि ट्रंप जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है, यानी ट्रंप क्या फ़ैसला करेंगे ये हमें इल्म नहीं है। और ट्रंप जो है जाहिर है कि उनकी पॉपुलर, मैंने आपसे पहले बात की थी ना कि ये डू और डाई वाला हिसाब है ट्रंप के लिए। कैमला हैरिस अगर फ़र्ज़ करें इलेक्शन ये हार भी जाती हैं तो वो अगले इलेक्शन में उनके पास है, लेकिन ट्रंप के लिए ये मकबूलियत और ये वक्त ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले अगर वो इस दफ़ा हार जाते हैं ट्रंप, तो फिर वो वैसे ही होगा कि जैसे वो बाइडेन की जो एज ग्रुप में वो आ जाएंगे। वो बहरहाल अभी वो जीतने वाले फेज में बैठे हैं। कैमला हैरिस जो है, जो नेशनल गार्ड्स अलर्ट हैं, सारी सिक्योरिटी अलर्ट है सब, और तमाम दुनिया देख रही है इस वक्त कि अमेरिका के इलेक्शंस का रिज़ल्ट क्या आता है और वहाँ कौन जीतता है, उसका इंडिया पे क्या असर होता है, उसका मशरिक़ वस्ता पे क्या असर होता है, यूक्रेन पे क्या असर होता है, बाकी क्या असर होते हैं, पाकिस्तान पे क्या असर होता है, वेस्ट सेंट्रल एशिया, चाइना, रशिया, बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है। अब इस दरमियान जो है वो स्टार्ट करें अगर आप गज़ा से, तो गज़ा में एक तो वहाँ पर दूर दूर तक, चूँकि लेम हो गए, अब गवर्नमेंट ख़त्म हो गई एक तरह से, वो बिल्कुल उसमें चले गए हैं। या तो भी कैमला हैरिस होंगी ना, बाइडेन तो नहीं है ना, बाइडेन इंतज़ामिया तो गई अमलन, अब उनके लोगों का। अब कैमला हैरिस अपने साथ सेक्रेटरी ब्लिंकन को रखती हैं कि नहीं रखती, क्योंकि ऐसा कोई उन्होंने तीर तो नहीं मारे ना सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कि जिसकी वजह से उनको रखा जाए। हो सकता है कंटिन्यू करें, हो सकता है ना करें। कैमला हैरिस के जहन में कोई और अपना सेक्रेटरी हो अगर वो जीत जाती हैं। ट्रंप के तो 100% जहन में कोई और लोग होंगे।
और लोग लॉबी भी कर रहे होंगे उनके आसपास, सेक्रेटरी फॉरेन सेक्रेटरी स्टेट किसने बनना है, डिफेंस सेक्रेटरी किसने बनना है। वो रिजल्ट होते ही फॉरन शुरू हो जाएगा, नाम आने शुरू हो जाएंगे कि वो मिले, मुलाकात हुई। अगर ट्रम्प जीत जाते हैं, कैमला हैरिस जीत जाती हैं, तो भी नाम शुरू हो जाएंगे फौरी तौर पे कि वो कंटिन्यू किसको करना चाह रही हैं, किसको नहीं करना चाह रही हैं, क्या। क्योंकि उनके फौरी तौर पे कैमला हैरिस जो है वो अपनी एक मतलब वो चाहेंगी कि मैं किसी तरह से ये बाइडन इंतज़ामिया की छाप अपने ऊपर लेके ना चलूं, क्योंकि बाइडन इंतज़ामिया की छाप कोई अच्छी छाप नहीं है, मतलब बहुत ही बुरी छाप है। मतलब बाइडन इंतज़ामिया की छाप जो है वो बहुत ही बुरी है। कांग्रेस के लिए भी मुकाबला हो रहा है कि कांग्रेस के अंदर क्या होगा। रिपब्लिकन जो है वो एक हाउस को छीन सकते हैं, डेमोक्रेट जो है दूसरे हाउस को छीन सकते हैं, उनका भी वोट साथ साथ पड़ रहा है। तो वो ये 2026 तक वो जो है हाउस और सेनेट के अंदर भी जो है वो अपसेट हो सकते हैं मामलात वहाँ पर। तो अमेरिका का इलेक्शन ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें अब स्टार्ट करेंगे वाक़यात क्या हो रहे हैं। एक तो ये कि वहाँ पर जंग हो रही है, जारी है, लेकिन उसके साथ ही उसमें कोशिश ये हो रही है, क्योंकि ये सबको इल्म है कि ट्रंप ने कहा हुआ है कि ये मेरे ऑफिस में आने से पहले जंग ख़त्म करवाओ। ये नेतन्याहू को कहा हुआ है। नेतन्याहू जो है वो बड़ा इजी है ट्रंप के साथ, लेकिन उसके साथ ही वो बहुत ज़्यादा इजी भी शायद नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं तो इस मामले को हल होना है। और ये जो मैं आपको बताऊं, ये जो मशरिक़ वुस्ता या इसका जो अगर आप देखें ना, हिस्ट्री तारीख उठा लें आप, चाहे बरतानवी राज से शुरू करें, चाहे आप इसको उससे पहले ले जाएं, चाहे आप इसको ले जाएं ऑटोमन्स के दौर में, चाहे आप इसको ले जाएं अमेरिका का जो यहाँ पे ये जो मुल्क है ना, इन मुल्कों की डायनामिक्स बड़ी मुख्तलिफ हैं। मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट बुश हों या ओबामा हों या ट्रंप हों या जो है वो कैनेडी हों या कोई भी, इन मुल्कों की अपनी डायनामिक्स हैं। मतलब आप ये तो बात कर सकते हैं कि जी फिलिपीन के क्या पॉलिसी होगी, ये इंडोनेशिया की क्या पॉलिसी होगी, ठीक है ना। या आप बात कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जी ये जो है ये मलेशिया की क्या पॉलिसी होगी फलानी जगह पे, या पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, या इंडिया की बात भी कर। मशरिक़ वुस्ता की जो डायनेमिक्स है ना इन ममालिक की, वो खुद ब खुद वाक़यात वो पेचीदा से पेचीदा तर हो जाते हैं। मतलब वो ऐसे है नहीं कि मैं ये कहूँ या कोई भी बैठ के सोचे कि आज से 4 महीने के बाद मशरिक़ वुस्ता कैसा हो सकता है। मतलब हम एक वॉर गेमिंग कर सकते हैं कोई साउथ चाइना सी की, हम कर सकते हैं कोई ईस्ट चाइना सी की, हम इवन यूक्रेन की वॉर गेमिंग भी कर सकते हैं कि भाई यूक्रेन में ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। लेकिन यहाँ की पॉसिबिलिटीज़ आपको नहीं पता बिल्कुल, और उसको रखना भी नहीं, उसको जहन में भी लाना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी वक्त कोई भी इवेंट हुतीज़ क्या, मतलब इतने सारे उसमें फैक्टर्स हैं। और ये आज की बात मैं नहीं कर रहा, ये हमेशा से तारीख़ी तौर पर कि उसमें जो भी प्रेसिडेंट हो या अमेरिका का, तो वो पॉलिसी एक होती है, वो आगे जाके किसी और पे चली जाती है, फिर वापस आती है, फिर कहीं और पे चली जाती है, फिर वो इराक में ऐसे होगा, फिर वो। और ये मैं बात अभी प्रेसिडेंट बुश के दौर की नहीं कर रहा, इससे पहले भी ऐसे ही है। आप अगर इससे पहले चले जाएं तो भी यहाँ पर ऐसे ही, आप अगर कोल्ड वॉर के दौर में चले जाएं तो भी आपको ये मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो है वो ब्लॉक्स बनते नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद वो जब एक ताकत रह गई तो भी उसके नतीजे में यहाँ पर सुकून तो नहीं आया ना। जब चाइना या रशिया नहीं था तो फिर वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई। तो एक अजीब से यहाँ पर एक यहाँ की अलग डायनेमिक्स हैं। तो उन डायनेमिक्स को ट्रंप या कैमला हैरिस के आने से मेरा नहीं ख्याल कि कोई वो खुद ब खुद वाक़यात ऐसे होंगे। मतलब वो नेतन्याहू से कहें तो नेतन्याहू मान लेंगे, या उधर से कोई और वाक़या ईरान का हो गया या रशिया ने कर दिया। बहुत इसमें जो है ना एक टर्बुलेंस है। हम बात नहीं कर सकते कि कौन सा वाक़या किस वक्त रोनुमा होता है। और मैंने आपसे पहले भी बात की कि ये वो 2016 वाली दुनिया नहीं है ना 2020 वाली दुनिया है। अच्छा, इसमें जो है वो लेकिन एक जो है मामला है वो परेशानी का। एक जंग ऐसी छिड़ी, एक तो ये जाहिरियत है ना, ये अब रुक गया यहाँ पे मामला, क्योंकि अब देख रहे हैं सारे के इंतजार कर रहे हैं कि भाई CIA चीफ को क्या पता मैंने रहना है नहीं रहना, सेक्रेटरी ब्लिंकन को कुछ नहीं पता। तो यहाँ पर अब एक मामला वही जो है वो चल रहा है, रुक गए हैं सर 24-48 घंटों तक, जाहिरियत जारी है। उधर से भी रॉकेट फायर हो रहे हैं, इधर से भी हो रहे हैं, लेकिन अब सब वेट कर रहे हैं कि अमेरिका का रिजल्ट क्या आता है। लेकिन इस दौरान जो है वो 2-3 वाक़यात बड़े अहम हैं। पहले तो ये है कि यूक्रेन जो है,
यूक्रेन इस बात पे परेशान है, ज़ेलेंस्की तो बहुत ज़्यादा परेशान है कि प्रेसिडेंट ट्रंप आ गए तो क्या होगा। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने कहा कि मैं अपने इनाग्रल जो कि 20 जनवरी को होता है उससे पहले पहले ही जंग ख़त्म करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा ये उन्होंने नहीं बताया। और बल्कि उन्होंने, अगर मैं यहाँ पे आपको ये बताऊं कि अभी पिछले दिनों मैं यहाँ पे रेफरेंस दे रहा हूँ, उन्होंने ये 17 और 18 और ये पास ही ये 7th और 8th स्लाइड में दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे उन्होंने 2 इंटरव्यूज़ दिए थे अभी चंद रोज़ पहले, चंद हफ्ते पहले, और उन्होंने दोनों इंटरव्यूज़ में ये कहा था कि ज़ेलेंस्की जिम्मेदार हैं। मैं अगर न्यूयॉर्क टाइम्स दिखाऊं 7th स्लाइड, उन्होंने कहा था ज़ेलेंस्की जिम्मेदार हैं यूक्रेन वॉर के। यूक्रेन वॉर ज़ेलेंस्की ने शुरू की है। और वॉशिंगटन पोस्ट में 8th स्लाइड दिखाऊं तो ट्रंप जो है उन्होंने जो है वो फिर ब्लेम किया हुआ है। वो ब्लेम पुतिन को नहीं किया उन्होंने, फिर ट्रंप को उन्होंने ज़ेलेंस्की को ब्लेम किया हुआ है। अच्छा, अब बात ये है सारी कि तो इस पर ज़ेलेंस्की जो है वो परेशान है, क्योंकि अगर कैमला हैरिस आ जाती हैं तो कोई उम्मीद तो रहती है ना कि भाई एड चलती रहेगी, कोई मामलात, कोई बातचीत चलती रहेगी, कुछ ना कुछ हमें जैसे तैसे करके कोई नेटो कुछ मतलब कोई। लेकिन अगर ट्रंप आ गए तो ट्रंप तो इसको कह रहे हैं कि शुरू इसने की है, जिम्मेदार ये बंदा है, पुतिन नहीं है, ये जिम्मेदार है, ज़ेलेंस्की जिम्मेदार है जंग शुरू करने का। तो अब ज़ेलेंस्की तो यूक्रेन में तो एक मतलब है कि बहुत ही इस वक्त एक पैनिक की सिचुएशन है कि भाई क्या मतलब हमने जंग शुरू की है, हमने फटा की है, तो बड़ी अजीब सूरत हाल है। पेंटागन का एलामिया है, और वो जो पेंटागन ने उनके जो पेंटागन के जो तर्जुमान हैं उन्होंने जो बात की है, उन्होंने इस 6th स्लाइड में उन्हीं की एग्जैक्ट पेंटागन का यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को मैं कोट कर देता हूँ। वो कह रहे हैं 10,000 नॉर्थ कोरिया की ट्रूप जो हैं वो कर्स्क ओब्लास्ट में हैं, 10,000, ठीक है। और ये 6th स्लाइड है पेंटागन का, वो ये कह रहे हैं कि 11,000 तो रशिया में हैं, उसमें से 10,000 जो हैं ये कर्स्क पे मौजूद हैं, यानी बिल्कुल बैटलफील्ड पे। और साथ ही पेंटागन का कहना है अगर नॉर्थ कोरिया की ट्रूप्स कम्बैट में शामिल हो गई तो वो लेजिटिमेट टारगेट्स होंगे, क्योंकि वो जो है वो यूक्रेनियन सोल्जर उनको मारेंगे कि भाई आप यहाँ आपका क्या काम है, तो कम्बैट जोन में आ रहे हैं नॉर्थ कोरियंस, तो आप लेजिटिमेट टारगेट्स होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जो इशू है वो ये बड़ा एक अजीब सा मामला है। अच्छा, हाउस, मैंने कहा ना हाउस जो कांग्रेस है उसमें भी उलट पुलट होगा, मतलब गालिबन रिपब्लिकन जो हैं वो सेनेट में चले जाएंगे और डेमोक्रेट जो हैं वो हाउस में आ जाए। मतलब देखते हैं कि कल परसों तक क्या होता है, उसकी अपनी डायमेंशन है। रिपब्लिकन सेनेट ले सकते हैं, डेमोक्रेट जो है वो हाउस ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो पेंटागन है उन्होंने कहा है कि 10,000 नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स मौजूद हैं यहाँ पे, और वो लेजिटिमेट टारगेट्स हैं क्योंकि वो कम्बैट जोन में आ गए हैं, ठीक है, वो लड़ने के लिए यहाँ पे आ गए हैं। इसी दौरान जो है वो जो नॉर्थ कोरिया की जो फॉरेन मिनिस्टर मौजूद थी, जिनके बारे में ये था कि वो शायद उनकी लेवरॉव से ही मुलाकात होगी, जो सर्जेई लेवरॉव हैं फॉरेन मिनिस्टर रशिया के, लेकिन उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात हुई है। और मुलाकात जो है उसकी फुटेज अगर देखें तो कम से कम 1 मिनट तक मुसाफिया हुआ है। हैंड शेक की जो ड्यूरेशन है, मतलब वो इतनी उसमें गर्मजोशी है कि वो 1 मिनट तक या कोई मेरे ख्याल से 55 सेकंड तक जो है वो हैंड शेक हुआ है। बड़ी गर्मजोशी से जो है वो नॉर्थ कोरिया के साथ जो है वो उनकी मुलाकात हुई है। अच्छा, और साथ ही जो है वो आज जो वोस्तोशने कोस्मोड्रोम, अगर मैं उसको सही तरह से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ये है रशिया का जो स्पेस प्रोग्राम है जी। वो एक तो उनका था ना जो पहले काजाकिस्तान में था, जो कोलैप्स के बाद, तो फिर वो उनका जो जहाँ जो जदीद जो 2007 में प्रेसिडेंट पुतिन तो नहीं थे उस वक्त, प्रेसिडेंट पुतिन 2007 में, तो उस वक्त उन्होंने अप्रूव किया था, फिर 2016 में ये एक्टिव हुआ। और ये बिल्कुल जो है ये अमूर बिल्कुल वो, अगर आप इसको मैप पे देखें तो ये बिल्कुल यानी ये पैसिफिक की साइड पे है, यानी ये ईस्टर्न
रशिया जो है ये वहाँ पे है वॉस्तोंचे कॉस्मोदरॉन, जहाँ से वो रशिया अपने रॉकेट्स और अपना स्पेस प्रोग्राम, ये वो जगह है, ज़हन में रखें, जहाँ पे नॉर्थ कोरिया के जो उनके जो प्रेसिडेंट हैं किम जोंग उन, तो वो वहाँ पर आए थे और वहाँ पर उन्होंने दौरा किया था इस जगह का, और इस जगह का दौरा करके ये मैसेज कन्वे किया था रशिया ने, ये प्रेसिडेंट पुतिन, और उन्होंने पूरा उस न्यूक्लियर, जहाँ से आप समझें कि जहाँ के रॉकेट्स जाते हैं नॉर्थ कोरिया की, उस जगह का उन्होंने दौरा किया था और एक मैसेज कन्वे हुआ था कि भाई नॉर्थ कोरिया और रशिया के दरमियान ये जो स्ट्रेटेजिक पैक्ट है ये कैसा है। आप देखिए ना, पुतिन को प्रेसिडेंट पुतिन ने जो वहाँ प्रोटोकॉल दिया था नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को, उसके बाद ही ये सारी पिक्चर तब्दील हुई। तो वो जो जगह है उसका मैं जिक्र इसलिए आज कर रहा हूँ कि वहाँ से स्पेस प्रोग्राम वहाँ से रन हो रहा है, और वो जो है वो चाइना के भी बॉर्डर से दूर नहीं है और नॉर्थ कोरिया के भी बॉर्डर के साथ ही है। और बिल्कुल अगर उसका मैप आप दोबारा देखें तो ये बिल्कुल यहाँ से ये वही जगह है जो ट्रेन में बैठ के व्लादिवोस्तोक गए, और फिर उसके बाद वो हम इसको कवर कर चुके हैं सारा, और ऊपर ये जो न्यूक्लियर है, ये वो जगह है जहाँ से आज रशिया ने 55 सैटेलाइट्स ऑर्बिट में छोड़े हैं, 55। लेकिन उन 55 जो सैटेलाइट्स उन्होंने छोड़े हैं खला में, तो उन 55 में से 2 ईरान के भी थे। यानी जो रशियन स्पेस स्टेशन है वहाँ से उन्होंने 2 जो है वो खला में ईरान के भी जो है वो, ठीक है, ये राइटर्स हम कोट कर देते हैं। तो ये सियोज रॉकेट है, 17 स्लाइड्स, सियोज रॉकेट डजन्स ऑफ सैटेलाइट्स इंक्लूडिंग 2 फ्रॉम ईरान, वो जो कल मैंने बात की थी। तो ईरान के रॉकेट्स को उन्होंने वहाँ से जो है वो रशियन सॉइल से वहाँ से उन्होंने किया है। अच्छा, एक तो ये बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि जो पोलैंड है, पोलैंड को मैं वक्फे जाने से पहले, पोलैंड ने बंदे अरेस्ट किए हैं उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और वो उनके बारे में ये बात हो रही है कि जी उन्होंने कुछ अर्सा पहले जो है वो बॉम्ब्स DHL की जो कार्गो सर्विस है उसमें कोई एक्सप्लोजिव्स जिसमें फायर वगैरह के, वो जो है वो रशिया का प्लान था कि वो ये पोलैंड, ये मैं द टाइम को कोट कर रहा हूँ, 14th पार्सल बॉम्ब्स। अच्छा, ये उनसे आग लग गई थी, लेकिन वो चूँकि कार्गो में रखे हुए थे, DHL के जहाज़ थे, तो उसमें जो है वो उसके बाद वो उसमें 4 लोग अरेस्ट हुए, ठीक है ना, ये बर्मिंघम और बाकी जगहों पे, और अरेस्ट होने के बाद उन्होंने कहा रशिया। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि जो MI5 है, MI5 के जो चीफ हैं वो भी कह चुके हैं कुछ अर्सा पहले, MI6 नहीं MI5 जो इंटरनल, ये मैं फिर फाइनेंशियल टाइम्स को कोट कर रहा हूँ 15th, कि वो ये कहते हैं कि जी रशियन स्पाइस जो हैं वो ब्रिटिश स्ट्रीट्स के ऊपर एक जो होता है ना फटे करने का सोच रहे हैं, और ईरान में ये उनका इल्ज़ाम है, ईरान भी है, रशिया भी है, ये सारे हैं, और MI5 जो है मुकम्मल प्रिपेयर्ड है कि ये किसी भी इस किस्म का अगर कोई इश्यूज खड़े होते हैं हमारी सॉइल पे तो हम उसको काउंटर करें। अच्छा, अभी तक जो है वो रशिया इलेक्शंस में अभी तक कोई रशिया का जिक्र नहीं आया, यानी कि रशिया कोई, एक होता है ना कि कोई उनका मीडिया खुद ही, क्योंकि इतना क्लोज है ना वहाँ पे, वो तो मतलब ऐसा अभी तक कहीं क्लेम नहीं हुआ कि रशियन इंटरफेरेंस कोई इस इलेक्शन में, इलेक्टोरल प्रोसेस में हो रही है, जो कि पहले हिलरी क्लिंटन का और हमेशा से कहा जी कि पुतिन ने इनको जिताना है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इल्ज़ाम जो है वो डेमोक्रेट्स की तरफ से या रिपब्लिकन्स की तरफ से कोई इशारा भी ऐसा नहीं मिला। तो अभी तक जो है वो वहाँ पे मुकम्मल तौर पे अमन व अमान की सूरत हाल है जी, नताइज आने तक जी। नाज़रीन वापस आते हैं गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। 26वीं आईनी तरमीम का मुस्तकबिल क्या क्या होगा? नहीं, अभी तो चैलेंज होती है, नहीं होती, बेंच बनते हैं नहीं बनते, क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल के फौरी तौर पे
अब वकला क्या करते हैं, अभी तक मैंने आपसे कहा ना कि मतलब जो जिस साइड का है वकील वो उसी तरह से दलाइल दे रहा है जी। मुख्तलिफ, लेकिन ये है कि वो चैलेंज होती है फिर किस बेंच के सामने जाती है, वो आईनी बेंच के सामने जाती है, तो आईनी बेंच में तो जो है वो जस्टिस अमीन मौजूद हैं, उनके ऊपर शायद वो मतलब है कि मेरा ख्याल है कि अब ये अदालतों के मामला, अदालतों से फैसले आते हैं तो फिर हम उस पर कोई राय दे सकते हैं, लेकिन ये है कि बहरहाल कोई इसमें जो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि इसमें मुस्बत बात यह है कि अदालतों में हो रहे हैं मामला, और अदालतों में हो रहे हैं या असेंबलियों में हो रहे हैं, सड़कों में नहीं हो रहे, मतलब सड़कें खुली हुई हैं, पथराव नहीं हो रहा गाड़ियों पे इस वक्त, और आग नहीं लगाई जा रही। तो ये सिक्योरिटी के मामला जो हैं, ये बाकी मामला ग्रेजुअली जो हैं वो उनको बैठ के ईवानों में तय करना है, सेट हमने रहना है, सेट हमने जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये मामला सारे अदालतों में और ईवानों में तय होने चाहिए। और ये मामला जो हैं ये सड़कों पे नहीं आने चाहिए। इंतशार जो है ये डिस्टेबलाइज करेगा और इंतशार भी करेगा। और मैं दोबारा ये बात दोहराऊँ यहाँ पे कि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो आपकी मईशत ठीक नहीं होगी, क्योंकि उसके नतीजे में अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी अगर नहीं होती तो ये बाहर से इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि किसी न किसी शक्ल में एक जो है अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड, और उसमें जो है वो ये भी नहीं कि कोई रोटी चुरा रहा है तो उसको पकड़ लिया, मतलब जो प्रॉपर जो एक जो माफियाज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता रहा है। और ना सिर्फ ये है कि वो जुमला जो है वो अक्सर हमें हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो भी कहते हैं, बल्कि हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ये लफ्ज़ इसमें DGI पे आने की, तो माफियाज का लफ्ज़ इसमें, तो माफियाज जो हैं ये कौन है, तो माफियाज जो हैं वो तो हर जगह घेरा डाल, वही दोबारा हर एक को बताए, दोहराने की जरूरत है। दोबारा अब इसमें यह है कि एक तो ये सिग्नल आज गया ईरान की तरफ से, दूसरा यह है कि वो जो मामला था कि ईरान पे इसराइल ने अटैक करना है और ईरान ने जवाबी अटैक करना है, उनके वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान में मौजूद थे, बाकी मुल्कों का भी उन्होंने दौरा किया है, और ये तमाम इलाके हैं ना जितने, और अब तो अफ्रीका भी, उस अफ्रीका को भी इंक्लूड करें, यहाँ पे अनसर्टिनिटी है, इवेंट्स खुद जन्म लेते हैं। और आपको यानी कोई तसव्वुर कर सकता था आज से 3 या 4 साल पहले कि कोई एक अरब मुल्क जो है वो हुती के खिलाफ बयान ना दे, किसी ने बयान नहीं दिया। या कोई तसव्वुर कर सकता था कि जो है वो यूक्रेन की जंग इतना खिंच जाए, चलती जाए और उसमें नॉर्थ कोरिया आ जाए, और नॉर्थ कोरिया आके जो है वो यूरोप के बॉर्डर्स पे बैठ जाए आके, और नेटो के मुल्क जो हैं, अब देखिए ना जो हंगरी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा, उनकी तरफ से ये बात है कि वो उन्होंने मैसेज कन्वे किया कि ट्रंप, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं यूरोप के कि वो ट्रंप से मिलते रहे जा जाके कि भाई ट्रंप अगर आए, हम बिल्कुल बाइडेन की तरफ ना जाएं बल्कि ट्रंप से भी अपने ताल्लुकात अच्छे रखें, और सारे मुल्कों की यही सिनेरियो है। लेकिन क्योंकि ट्रंप को जानते हैं सारे, ऐसा तो नहीं कि ट्रंप कोई नए आ रहे हैं, यानी जितने मुल्क दुनिया के मुल्क हैं वो कैमला हैरिस से ज़्यादा ट्रंप को जानते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कैमला हैरिस को तो ये इस तरह से जानते हैं ना कि कैमला हैरिस बाइडेन ही होंगी। अच्छा, क्या कैमला हैरिस बाइडेन होना पसंद करेंगी या वो अपनी कोई अलग शनाख्त बनाएंगी, तो ये तो अभी देखना है। ये ज़रूर होगा कि अगर वो जीत गई तो एकदम शदीद प्रेशर उनका आएगा, और सबसे ज़्यादा बहुत एक्सट्रीम प्रेशर आएगा नेतन्याहू पे, क्योंकि वो जो टीम है वो फिर तेज़ी के साथ आगे आएगी। हो सकता है सेक्रेटरी ब्लिंकन रहे उसमें, हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन वो टीम तेज़ी के साथ आगे आएगी कि यहाँ पे जंग बंदी करवाई जाए। और वो नेतन्याहू के तो बहुत सख्त वो जाएंगी, तो नेतन्याहू के लिए तो ट्रंप जो है वो आसान है। लेकिन यह है कि ट्रंप के लिए तमाम मशरिक़ वस्ता के ममालिक जो हैं वो, और तमाम अरब ममालिक और इस्लामी ममालिक के साथ इंपॉर्टेंट है। और ये वो दौर है नहीं कि वो आएँ और आके कहें कि जी वो, मतलब देखें एक वक्त ऐसा भी आ गया था दरमियान में कि प्रेसिडेंट बाइडेन से मिलने को कई अरब ममालिक के फरमारवा तैयार नहीं हो रहे थे यहाँ पे उनकी तरफ से। जब ये यूक्रेन की जंग में ये बात हो रही थी कि जी आप ऑयल को ऐसे करें और रशिया के साथ आप ट्रेड बंद कर दें, तो यहाँ पर ओपेक प्लस का एक वो नहीं गए उस तरफ, और चाइना के साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात ठीक रखे। अब देखना यह है कि ट्रंप जो है वो कितना असर डाल सकते हैं। मतलब अगर वो ये कहते हैं कि भाई हमें पैसे दो और हम तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दुराम करेंगे, तो जितने भी मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, एक तो ये है कि उनकी आपस में बहुत अच्छी सुलह हो चुकी है,
ये जो मैं पहले भी बात कह चुका हूँ कि इस दौर में बड़े अच्छे वाक़यात हुए हैं दरमियान में, कि टर्की और इजिप्ट, सीरिया और सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सारे मतलब ये 2 स्टेट सोल्यूशन पे, फिर उसके बाद हुतीस, मतलब आपस में इस वक्त एक तो इकट्ठे हैं सारे, दूसरा ये कि रशिया और चाइना एक नई पावर के साथ सामने आ गए हैं। सवाल ये है कि ये पूरा जो चेस बोर्ड है ना, ये रीडिज़ाइन होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो ट्रंप जाने से पहले जो बहुत सारे मतलब देखें ना, इंडो पैसिफिक पॉलिसी तो इंडिया पे डिपेंड, अच्छा इंडिया में वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए अच्छी खबर होगी, लेकिन यह है कि वो अच्छी खबर अगर होगी तो वो जो डिमांड करेंगे इंडिया के लिए अच्छी खबर होगी ना, कि वहाँ पे ट्रंप आए तो ये जो प्रेशर है कनाडा और 5 आइज और ये सारा, तो क्या वो रहेगा या रुकेगा? सवाल ये है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप आते हैं तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए अच्छी खबर होगी बाइडेन इंतजामिया से, लेकिन जवाब में ट्रंप क्या डिमांड करेंगे उनसे, ये सवाल है। क्योंकि अभी जो है वो ये बॉर्डर्स के ऊपर डिसएंगेजमेंट हुई है, और एक जो है वो इसको ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, 2020 के बाद पहली दफ़ा डिसएंगेजमेंट, डेम चौक और टेस्ट बैंक के इलाके और सारे। अब सवाल ये है कि ट्रंप तो वो है ना कि भाई ऐसे करो वरना ऐसे करो, मतलब वो 1 मिनट के अंदर वो तो अपने जो उनके लोग, और इलॉन मस्क का साथ हैं, मतलब अब तो उनका जो सारा जो बयान, अब तो और एक्स और ये ट्विटर के ऊपर और फायर होंगे ना लोग, क्योंकि वो तो उनके प्रॉपर सपोर्टर बन के। देखें, ये डेमोक्रेसी की दुनिया नहीं है, ये टेक्नोक्रेसी की दुनिया है, और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी आ रही है ना, ये टेक्नोक्रेसी, मतलब ज़ाहिर है इसको मैं अपना ये ख्याल पेश कर रहा हूँ जो गलत भी हो सकता है, कि टेक्नोक्रेसी की दुनिया है। यहाँ पर जो है वो इलॉन मस्क जो है, तो इलॉन मस्क साथ खड़े हैं ट्रंप के, उन्होंने बल्कि ये बीच में ये कहा सारे के लोग हो रहे हैं तो इसी के ऊपर एक्स के ऊपर इंटरव्यू दो, एक्स के ऊपर ही बात करो, इलॉन मस्क ने। तो मुझे बताएं ना कि वो सारा मीडिया एक तरफ है, वो जो मर्जी कहता रहे, ट्रंप को फेवर करे, ट्रंप के अगेंस्ट जाए, लेकिन जो एक्स और इलॉन मस्क हैं उनकी पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है इस वक्त, और वो जो ट्वीट पे और हर जगह अगर आप उनका देखें, इलॉन मस्क का अपना ट्विटर हैंडल देखें तो वो बहुत ज़्यादा फ़ाल है। तो बात सारी ये है कि ये अब ये टेक्नोक्रेसी की दुनिया है, मतलब और वो पहले भी हमने वही बात की थी कि जी जो टेक्नोलॉजी की फर्म्स हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, कुछ जो हैं वो उस तरफ भी हैं, कमला हैरिस की तरफ भी हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में वो उस तरफ हैं वो, लेकिन साथ ये भी देख रहे हैं कि ताइवान के ऊपर क्या पॉलिसी होती है क्या। तो मतलब ये 24-48 घंटों में अगले उस वक्त तक कहते हैं ना एक वक्फा लेके पूरी दुनिया ये देख रही है इस वक्त कि अमेरिका के रिजल्ट्स क्या आते हैं। लोगों ने शर्तें लगाई हुई हैं, और ज़्यादातर लोगों ने ट्रंप पे शर्तें लगाई हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी तादाद जो है वो कह रही है कि शर्तें लगाई लेकिन उसके बाद हमारा पता नहीं बनेगा क्या। लेकिन वो कह यही रहे हैं कि ट्रंप जीतेगा, कुछ कह रहे हैं कैमला हैरिस जीतेंगी, पोल्स बता रहे हैं कैमला हैरिस जीतेंगी। तो ये है कि बारह जो भी जीते उस दिन नाल, ठीक है, जेड़ा जीता उस दिन नाल। तो हमारी देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है, और ये हमारी तो दुआ है कि जो भी हो ये खैर से हो जाए, ट्रांसफ़र ऑफ पावर वहाँ पर भी हो जाए, दुनिया पे भी अच्छा असर पड़े उसका, और ये जो जहरियत जारी है ये ख़त्म हो जल्दी, और जंगे वंगे और ये सारे मामला को किसी तरह ट्रंप इसको लपेटें। क्योंकि ट्रंप बात की ना कि वो मैंने पहले भी कहा था कि वो हैं एंटाई वॉर, लेकिन वॉर का प्रॉफिट वो ज़रूर लेंगे बीच में। अच्छा जी, हम तुम्हें चीन से बचा रहे हैं, अच्छा हम तुम्हें इससे बचा रहे हैं, अच्छा रशिया से बचा रहे हैं, पैसे कड्डो ये वाली पॉलिसी उनकी ज़रूर होती है, जो पहले भी रही है। तो देखते हैं।